6 महीने पहले हुए लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के दो प्रमुख दल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव में एक दूसरे के नाम के कसीदे पढ़ रहे थे। लेकिन जैसे ही दिल्ली के विधानसभा चुनाव घोषित होते हैं उसके बाद यही दो प्रमुख दल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के ऊपर आरोपों की झड़ी लगा देते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव अब कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी अलग अलग लड़ रही है और दोनों ही दिल्ली की 70 विधानसभाओं पर अपने जो उम्मीदवार हैं उसको उतारने जा रही है और दोनों ही ये दावा कर रहे हैं कि वो दिल्ली के चुनाव में बड़ी जीत हासिल करने वाले हैं। लेकिन अगर हम इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन की तरफ से एक खबर सामने आ रही है और वो ये है कि इंडिया गठबंधन में कहीं ना कहीं जो है वो टूट हो चुकी है। दरअसल आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन की तरफ से आम आदमी पार्टी को समर्थन मिल चुका है और इंडिया गठबंधन की भी अगर हम बात करें तो उसमें कई ऐसे प्रमुख दल हैं जो आम आदमी पार्टी को दिल्ली विधानसभा चुनाव में खुलकर अपना समर्थन देते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसमें चाहे फिर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव हो या फिर हम बात करें शिवसेना उद्धव गुट की या फिर हम बात करें टीएमसी की, ये तीनों ही जो दल हैं इंडिया गठबंधन के, ये अपना समर्थन खुलकर आम आदमी पार्टी को इस दिल्ली के विधानसभा चुनाव में देते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से भी अब बयान सामने आ रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि जो ये तीनों प्रमुख दलों ने, इंडिया गठबंधन के दलों ने जो आम आदमी पार्टी को अपना समर्थन दिया है दिल्ली के विधानसभा चुनाव में, इनका दिल्ली में कोई वर्चस्व नहीं है, इनका दिल्ली में कोई जन आधार नहीं है, इसलिए जो इनके समर्थक हैं उनसे राजधानी दिल्ली के चुनाव में किसी भी तरीके का कोई भी फायदा आम आदमी पार्टी को नहीं होने वाला है। और साथ ही कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस देश की सबसे बड़ी पार्टी है, उसको किसी भी तरीके की समर्थन की ज़रूरत नहीं है और इसलिए दिल्ली में कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ रही है और दिल्ली के विधानसभा चुनाव जीतने का भी दावा कांग्रेस पार्टी करती हुई दिखाई दे रही है। बहरहाल दिल्ली के चुनावी जंग में क्या कुछ होता है दिल्ली में, क्योंकि इस समय हमें जो चुनावी जंग में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच, और आखिर इन तीनों में से बाजी कौन मार ले जाएगा ये तो आने वाली 8 फरवरी को ही पता लग पाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ उज्जवल कुमार, JK 24/7 न्यूज़। उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोहरे के चलते हादसों की संख्या में भी इजाफा होता ही जा रहा है। ऐसा ही हादसा यूपी के बुलंदशहर में देखने को मिला है, जहां पर एक स्विफ्ट कार 20 फीट गहरी नदी में गिर गई, जिसमें जो उसमें सवार थे लोग वो बह गए और उनका शव अभी तक भी पुलिस बरामद नहीं कर पाई है। आपको बता दें कि बुलंदशहर के आनंद विहार के रहने वाले अनिरुद्ध और अर्पित अलीगढ़ के लिए जा रहे थे। जैसे ही वो यहाँ बलीपुरा नहर के पास पहुंचे तो घने कोहरे के चलते जो विजिबिलिटी लगातार यहाँ पर जो शून्य हो गई थी, जिसके चलते जो कार थी वो अनियंत्रित होकर गहरी नदी में गिर गई और दोनों लोग बह गए। हालांकि पुलिस को जैसे इस पूरे मामले की सूचना मिली तो पुलिस प्रशासन के आला अफसर वहां पे पहुंचे, खुद डीएम एसएसपी ने भी वहां पर पहुंचकर मोर्चे को संभाला और जो दोनों लोग थे उनको काफी वहां पर तलाश भी किया गया, लेकिन तलाशी के दौरान जो सर्च ऑपरेशन वहां पे चलाया गया उनको बरामद नहीं किया जा सका था। हालांकि जिला प्रशासन ने एनडीआरएफ की टीम को वहां पर बुलाया है और लगातार एनडीआरएफ की जो टीम है उनके शवों को वहां पर जो तलाश कर रही है, सर्च अभियान है जो लगातार जारी है। लेकिन अभी कई घंटे की बीत जाने के बाद भी जो है बहे हुए जो लोग हैं अभी तक उनका कोई पता नहीं लग सका है। तो वहीं जो परिवार के लोग हैं उनका रो रो कर बुरा हाल है। चूँकि जो घटना हुई है उसको लेकर परिवार के जो लोग हैं वो काफ़ी सदमे में भी हैं। उनको ये आशंका है कि जिस तरीके से नदी में चलती हुई कार गिरी है तो उसकी जो खिड़कियां खुली हुई थी और जिसके बाद दोनों लोगों ने काफ़ी बचने का प्रयास किया। जो चश्मदीद थे उन्होंने साफ तौर पे ये बताया था कि जो लोग थे दोनों, उन्होंने कई बार वहां बहुत प्रयास बचने का किया, लेकिन जो तेज बहाव के कारण वो बच नहीं पाए और बह गए। हालांकि एनडीआरएफ की टीम लगातार जो सर्च अभियान है उसको चलाए हुए हैं और अब देखने वाली बात है कि कब तक आखिर जो बहे हुए लोग हैं जो नदी में वो कब तक बरामद किए जाते हैं। हालांकि इस सर्च अभियान के दौरान एक अज्ञात युवक का शव भी बरामद हुआ है। JK 24/7 न्यूज के लिए परवेंद्र लोधी।
नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर। मैं हूं धनराज गर्ग, राजधानी देहरादून से, और आज बात करेंगे हम उत्तराखंड के यातायात की, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर लगातार जो यातायात की समस्या है वो देखने को मिलती है, और जिसके कारण कहीं ना कहीं आम जनमानस को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और वहीं देखिएगा कि हालांकि जो यातायात व्यवस्था है उसको सुधारने के लिए नगर निगम काम करता है, और नगर निगम के साथ साथ कहीं ना कहीं यातायात विभाग, परिवहन विभाग और यातायात पुलिस, यानी कि सभी विभाग कहीं ना कहीं मिलकर काम करते हैं। लेकिन जिस तरीके से राजधानी देहरादून के अंदर जो स्मार्ट सिटी के कार्य चले हैं उससे कहीं ना कहीं यातायात में भी कहीं ना कहीं बाधा जरूर पड़ी है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि जो यातायात है वो रुक रुक कर चल रहा है, क्योंकि जो स्मार्ट सिटी के कार्य हैं वो अभी तक पूरे नहीं किए गए हैं, और इसके कारण आम जनमानस को काफ़ी दिक्कतों का सामना भी यहाँ पर उठाना पड़ रहा है। लेकिन मैं देखिएगा कि जो नई नगर आयुक्त आई हैं नमामि बंसल, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो स्मार्ट सिटी के कार्य चल रहे हैं उनको जल्द ही पूरा करने के लिए कवायद की जाएगी, और तमाम अधिकारियों के साथ मिलकर एक बैठक की जाएगी, और उसमें कहीं ना कहीं उनको निर्देश दिए जाएंगे कि जो स्मार्ट सिटी कार्य रुके हुए हैं उनको जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाए। और कहीं ना कहीं पार्किंग की समस्या भी सबसे बड़ी राजधानी देहरादून के अंदर आती है, क्योंकि जो गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं लेकिन पार्किंग की जगह नहीं है। यदि हम खासकर राजधानी देहरादून के अंदर दून हॉस्पिटल की बात करें तो दून हॉस्पिटल में भी जो पार्किंग की समस्या है वो लगातार देखने को मिलती है। हालांकि जो दून अस्पताल प्रशासन है वो पार्किंग की व्यवस्था बनाने में जुटा हुआ है, और क्योंकि सीएमएस के द्वारा का साफ तौर पर कहा गया है कि आने वाले समय में राजधानी देहरादून का जो दून हॉस्पिटल है उसमें जो नई बिल्डिंग है उसमें पार्किंग बनाई जा रही है, और जिसमें लगभग 100 कारें खड़ी करने की पार्किंग होगी, और इसके साथ ही 500 बाइक भी उसमें खड़ी की जा सकती हैं, और इसका कार्य भी कहीं ना कहीं निर्माणाधीन है, और माना जा रहा है कि ये कार्य 2026 तक कहीं ना कहीं पूरा कर लिया जाएगा। यानी कि 1 साल का समय है। इस यातायात को जो पार्किंग की समस्या है वो दूर हो सकती है कुछ हद तक, लेकिन इसके लिए कहीं ना कहीं ठोस कदम सरकार को जरूर उठाने होंगे। कैमरामैन वीरेंद्र थपलियाल के साथ धनराज गर्ग, JK 24/7 न्यूज़, देहरादून। महाराष्ट्र में जहां एक तरफ HMPV का डर सता रहा है, वहीं राज्य के बुल्ढाना जिले के शेगांव तहसील में एक अज्ञात वायरस फैलने की खबर ने जनता में डर का माहौल फैला दिया। केवल 3 दिनों में 40 से ज़्यादा लोग गंजे हो गए हैं। ज़्यादा और हर रोज़ तादाद बढ़ रही है। 100 से ज़्यादा लोगों में इसका कम ज़्यादा असर देखने को मिला। शुरुआती लक्षणों में सिर के बाल झड़ना और तीसरे दिन गंजापन शामिल है, जिससे नागरिकों में भय व्याप्त हो गया है। शेगांव तालुका के बोड़गांव, कलावड़ और हिंगना गांव में यह मामला सामने आया है। एक अज्ञात वायरस का शिकार हो रहे लोगों को लेकर महाराष्ट्र सरकार और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया था। अभी इस बीमारी के राज खुलने शुरू हो गए हैं। इस मामले में स्वास्थ्य विभाग गांव पहुंच गया और गहन जांच शुरू कर दी है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक शेगांव तालुका के बोड़गांव और खाटगांव के पानी में नाइट्रेट जैसे अत्यधिक विषैले तत्व बड़ी मात्रा में पाए गए हैं। जल परीक्षण से पता चला है कि पानी का TDS स्तर भी बहुत ज़्यादा प्रमाण में बढ़ गया है। यह पानी ग्रामीणों के लिए जहरीला होता जा रहा है, और इन गांव की ज़मीन से खारे पानी का स्रोत है, इसलिए पानी के लिए पीने की अलग से सुविधा की गई है। हालांकि चौंकाने वाला तथ्य यह सामने आया है कि उपयोग किए जा रहे पानी में नाइट्रेट जैसे विषैले तत्व भारी मात्रा में मौजूद पाए गए हैं। वही पानी में मौजूद नाइट्रेट बहुत गंभीर बीमारियों का कारण भी बन सकता है। यही वजह रही कि जिन नागरिकों के बाल झड़ने और गंजेपन की समस्या थी, उनके घरों के आसपास स्थित वही गांव और आसपास में किए गए बोरवेल के पानी के नमूने लेकर परीक्षण किया गया है। अब देखना होगा कि स्वास्थ्य विभाग की ये दी गई जानकारी ही बीमारी का सही कारण है या कुछ और निकल करके सामने आता है। वीडियो जर्नलिस्ट शरीफ के साथ मैं हकीम देशमुख, JK 24/7 न्यूज़, मुंबई। नागपुर के गोरेवाड़ा रेस्क्यू सेंटर में 3 बाघ और एक तेंदुए की मौत का कारण बना बर्ड फ्लू। जांच में हुआ बड़ा खुलासा। नमस्कार, मैं हूं इरशाद अहमद, आप देख रहे हैं मेरे साथ सिटी रिपोर्टर। महाराष्ट्र के नागपुर में गोरेवाड़ा रेस्क्यू सेंटर में 3 बाघों और एक तेंदुए की मौत का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। आइए जानते हैं आखिर इन जानवरों की मौत का कारण क्या है और कैसे ये हुआ है।
नागपुर के गोरेवाड़ा रेस्क्यू सेंटर में दिसंबर के अंत में हुई 3 बाघों और एक तेंदुए की मौत का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। जांच में यह बड़ा खुलासा हुआ है कि इन जानवरों की मौत बर्ड फ्लू के कारण हुई थी। वन मंत्री गणेश नाइक ने जानकारी दी है कि इन जानवरों को खाने के लिए मुर्गी दी गई थी जो बर्ड फ्लू संक्रमित है और जांच में ये साफ हुआ है कि मुर्गी के जरिए ही बर्ड फ्लू फैलकर उनकी मौत हुई। रेस्क्यू सेंटर को फिलहाल बंद कर दिया गया है ताकि ये बीमारी मनुष्यों तक न पहुंचे। वन मंत्री ने यह भी कहा है कि फिलहाल रेस्क्यू सेंटर में जानवरों को खाने में मुर्गी पूरी तरह से बंद कर दी गई है, लेकिन ये सवाल अब भी बना हुआ है कि ऐसी चूक कैसे हुई। रेस्क्यू सेंटर के प्रभारी प्रबंधक ने बताया कि इन जानवरों को चंद्रपुर से गोरेवाड़ा रेस्क्यू सेंटर लाया गया था। दिसंबर के दूसरे हफ्ते में बाघों में बीमारी के लक्षण दिखाई दिए और तीसरे हफ्ते में उनकी मौत हो गई। पशु पहले लंगड़ाने लगे, उन्हें बुखार आया और बाद में उनकी मौत हो गई। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। जांच के लिए नमूने भोपाल पशु चिकित्सालय प्रयोगशाला भेजे गए थे जहां बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई। ये सवाल है कि रेस्क्यू सेंटर में निगरानी की प्रक्रिया इतनी कमज़ोर कि संक्रमित भोजन जानवरों तक पहुंच गया। वन विभाग ने इस मामले की गहराई से जांच के आदेश दिए हैं, साथ ही रेस्क्यू सेंटर की प्रक्रिया में सुधार के निर्देश दिए थे। नागपुर गोरेवाड़ा रेस्क्यू सेंटर से जुड़ी एक खास खबर थी जो हमने आप तक पहुंचाई है। वन्य जीव के रक्षण के लिए हमें सतर्क बरतने की ज़रूरत है और इस पर अभी फ़िलहाल राज्य सरकार भी पूरी तरह से सतर्क नज़र आ रही है। कैमरामैन बाकिर अंसारी के साथ मैं इरशाद अहमद, जगत 24/7 न्यूज़, नागपुर। राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले लगातार सियासत जारी है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। जहां आज दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाया। उन्होंने कहा कि जो दिल्ली के तमाम जाट समाज के लोग हैं उनको दिल्ली में आरक्षण नहीं दिया जा रहा है, लेकिन अगर आप राजस्थान चले जाइए तो राजस्थान पुलिस में भी जाट समाज के लोगों को आरक्षण दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी जातिवाद की राजनीति करती है और लगातार ऐसा कई बार करती रही है। दिल्ली में भाजपा की सरकार इसलिए नहीं है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के साथ भेदभाव करती है और दिल्ली के प्रत्येक वर्ग के लोगों के साथ भेदभाव करने का काम भाजपा करती हुई दिखाई दे रही है। बहरहाल इस पूरे प्रकरण को लेकर राजनीति जोरों पर है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। वहीं विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी भी ग्राउंड पर सभी समाज के लोगों को साधने की कोशिश कर रही है। कल आम आदमी पार्टी की तरफ से सनातन सेवा समिति की स्थापना की गई थी, जिसके तहत तमाम सनातन समुदाय के लोगों को जोड़ने का काम आम आदमी पार्टी करने जा रही है। और अब जब जाट समुदाय के साथ एक साथ कनेक्ट करने की बात आम आदमी पार्टी कर रही है, इसका कितना राजनीतिक असर होगा और भारतीय जनता पार्टी को इसका कितना नुकसान उठाना होगा। बहरहाल इस पूरे प्रकरण को लेकर राजनीति जोरों पर है और आम आदमी पार्टी और भाजपा एक दूसरे पर आक्रामक है। विधानसभा चुनाव बेहद करीब है और अब देखना ये होगा कि आखिरकार इसके कितने राजनीतिक मायने होते हैं और भारतीय जनता पार्टी को और आम आदमी पार्टी या कांग्रेस पार्टी जो लगातार दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां कर रही हैं, इन तमाम पार्टियों को आने वाले समय में दिल्ली में अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग जाति वर्ग के लोगों को साधने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें कितना राजनीतिक फायदा पार्टियों को होता हुआ दिखाई देगा। सोगी बलदेव के साथ किशोर मिश्रा, जगत 24/7 न्यूज, दिल्ली। खनौरी मोर्चे पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की मरम्मत को आज 45वां दिन दाखिल हो चुका है और इसी बीच वहां पर लगातार किसान आ रहे हैं, डल्लेवाल का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन पिछले करीब 40 घंटे से डल्लेवाल ने किसी भी किसान नेता या फिर राजनेता से मिलने से बिल्कुल भी इनकार कर दिया है। डल्लेवाल को लेकर जो ताज़ा मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है उसमें डॉक्टरों ने ये कहा है कि उनका बीपी लगातार डाउन जा रहा है और क्योंकि वो कुछ भी नहीं खा रहे इसलिए उनकी सेहत बहुत ज़्यादा नाजुक बनी हुई है। आज पटियाला के राजेंद्रा हॉस्पिटल से एक डॉक्टरों की बड़ी टीम जो थी वो डल्लेवाल की मेडिकल जांच के लिए पहुंची थी और उन्होंने डल्लेवाल के कई तरह के सैंपल लिए हैं और डॉक्टरों का कहना था कि आज शाम तक या कल सुबह तक डल्लेवाल की जो विस्तृत रिपोर्ट है वो सामने आ जाएगी और वही रिपोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी दाखिल की जाएगी। इसी बीच आज खनौरी मोर्चे से एक दुखदाई खबर भी सामने आई है, क्योंकि तरनतारन के रहने वाले 55 वर्षीय किसान रेशम सिंह ने आज खनौरी मोर्चे के ऊपर आत्महत्या कर ली। उन्होंने सल्फास की गोली खा ली, जिसके बाद उनको पटियाला दाखिल कराया गया और उनकी वहां पर मौत हो गई। इसके अलावा एक और हादसा खनौरी मोर्चे पर हुआ है, जहां पर सिलेंडर ब्लास्ट होने से कुछ किसान जो है वहां पर घायल हुए। इसके साथ ही आज मोगा में किसानों ने महापंचायत करते हुए साफ कर दिया है
कि वो एकजुट है और किसानी मुद्दों को लेकर आगे भी रणनीति इसी तरीके से बनाई जाएगी। और साथ ही सभी किसानों ने केंद्र सरकार के खेतीबाड़ी को लेकर जो नई नीति है, जो नया खरड़ा है, उसको भी आज पूरी तरीके से रद्द कर दिया है। कैमरामैन निशान के साथ मैं नवदीप छाबड़ा, JK 24/7 न्यूज़, चंडीगढ़। छत्तीसगढ़ बीजापुर में एक बड़ा नक्सली हमला हुआ है। नक्सली हमले के बाद पुलिस सुरक्षा बल के जवानों और छत्तीसगढ़ के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है, जिसमें बीजापुर और सुकमा के जंगल इलाके में पुलिस सर्चिंग पर निकले थे और पुलिस के और नक्सली के बीच मुठभेड़ हुआ था। इस मुठभेड़ में 3 नक्सलियों की मारे जाने की खबर है। वहीं पुलिस सुरक्षा बल के जवानों के द्वारा नक्सलियों का हथियार भी बरामद कर लिया गया है। छत्तीसगढ़ के शायद सरकार के द्वारा भी लगातार नक्सलियों को खदेड़ने में अहम भूमिका निभा रही है। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा भी लगातार नक्सली अभियान को जारी रखने और कड़ी कार्यवाही करने की बात कही जा रही है। वहीं आने वाले 2026 तक छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त प्रदेश बनाने के लिए अमित शाह सरकार के द्वारा कहा जा रहा है और शायद सरकार के द्वारा भी लगातार जो है प्रयास किया जा रहा है कि 2026 तक आने वाले समय में नक्सली बिल्कुल छत्तीसगढ़ में खात्मा हो जाए। लगातार सरकार के प्रयास से अब वह दिन दूर नहीं जिसमें छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त प्रदेश बनेगा। कैमरामैन पीयूष चौधरी के साथ विपत सारथी, JK 24/7 न्यूज़, रायपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर। मेरे साथ मैं हूं संदीप गोयल। फरीदाबाद में आज एक ऐसी वाकया सामने आया है जहां पर करीब 23 दिन से लापता दीपक नाम का युवक की डेड बॉडी मिलने के बाद से लगातार जो है विरोध देखने को मिल रहा है। दरअसल दीपक पिछले 16 दिसंबर से घर से लापता था, लेकिन उसके बाद उसके परिवार वालों ने इसकी शिकायत जो है पुलिस थाने में दी, लेकिन कई दिन गुजरने के बावजूद भी दीपक की कोई खबर नहीं मिली। तो अब एक युवक ने उसकी जानकारी दी तो पुलिस वाले मौके पर पहुंचे और डेड बॉडी को कब्जे में लेकर फरीदाबाद के सिविल अस्पताल पहुंचाने का काम किया। हालांकि अब इस मामले में लगातार जो है परिजन और उनके साथ कुछ हिंदू संगठन इसका लेकर विरोध कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि दरअसल पिछले कुछ दिनों पहले दीपक की कुछ लोगों से बहस हुई थी और उसके बाद उन युवकों ने उनको धमकी देते हुए ये कहा था कि आज के बाद जब भी मिलेगा तेरे को देख लेंगे। इसी को लेकर अब लगातार जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो दूसरे संगठन से जुड़े हुए लोगों पर जो है जान से मारने की बात कहते हुए आरोप लगा रहे हैं और इसी को लेकर आज बल्लमगढ़ के हाईवे पर काफ़ी लोगों ने जो है सड़क को जाम करते हुए हंगामा किया। ऐसे में पुलिस ने उनको शांत कराने के लिए लाठीचार्ज तक करना पड़ा। लोगों का कहना है कि दीपक के आरोपियों को जल्द से जल्द पुलिस गिरफ्तार करने का काम करे, नहीं तो आने वाले दिनों में इसको लेकर और विरोध किया जाएगा। हालांकि पुलिस ने ये कहा है कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसी को लेकर अब परिवार वाले और अन्य जो लोग उस प्रदर्शन में जो हंगामे में शामिल थे उनको शांत कराने का काम किया है। लेकिन हिंदू संगठन के कुछ लोगों का यह कहना है कि दूसरे समाज की ओर से लगातार जो है दीपक को धमकी दी जा रही थी, क्योंकि इससे पहले दीपक और दूसरे समाज से जुड़े हुए लोगों के बीच एक लड़की को छेड़छाड़ के आरोप में जो है एक फैसला हुआ था, जिसमें दीपक को धमकी देने का काम उन लोगों ने किया था। हालांकि अब परिवार लगातार जो आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है और इसी को लेकर आज हाईवे को जाम करने का प्रयास किया गया था। पुलिस ने लोगों पर जो है लाठीचार्ज करके उनको वहां से खदेड़ने का काम किया। इसी को ध्यान में रखते हुए फरीदाबाद में रखे पोस्टमार्टम के लिए सबको ध्यान में रखते हुए पुलिस ने यहाँ पर भी जो है पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था करते हुए भीड़ ना लगे इसी को लेकर कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए हुए थे। अब देखने वाली बात यह होगी कि आरोपी की मांग जो परिवार कर रहे हैं कब तक पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर पाती है। सहयोगी राकेश के साथ संदीप गोयल, JK 24/7 न्यूज़, फरीदाबाद। नमस्कार, मैं देव प्रकाश, आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर। नव वर्ष में बिहार वासियों को बहुत बड़ी एक सौगात दी गई है, तोहफा दिया गया है यातायात पुलिस के द्वारा। आपको बता दें कि यातायात पुलिस ADG के द्वारा एक निर्देश जारी किया गया है पूरे बिहार के DGP, SP, DIG सभी को कि अब
पुलिसकर्मी मोबाइल से फ़ोटो खींचकर अब चालान नहीं काट सकते हैं। आपको बता दें कि पहले ही रोड पे आम आदमी को चलते चलते पुलिसकर्मी के द्वारा, ट्रैफिक पुलिस के द्वारा मोबाइल से फ़ोटो या वीडियो बनाकर उस पर चालान काट दिया जाता था, लेकिन अब ये नियम एडीजी के द्वारा बंद कर दिया गया है और स्थगित कर दिया गया है। आज के बाद से साथ ही साथ एडीजी ने यह भी आदेश दिया है कि दरोगा से नीचे पद के अधिकारी, ट्रैफिक पुलिस अब चालान नहीं काट सकते हैं। जैसा कि आपने पहले भी देखा होगा कि जिस प्रकार से पहले अगर मोबाइल से चालान काटा जाता था तो उस पर टाइम और डेट उस पर फिक्स नहीं रहता था, लेकिन अब एडीजी के द्वारा ये आदेश जारी किया गया है कि अब दरोगा स्तर से नीचे की पुलिसकर्मी अब चालान नहीं काट सकते हैं। ये पूरे बिहार की आम जनता के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। पहले देखा जाता था कि लोग रोड पे जा रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस के द्वारा मोबाइल से फ़ोटो खींचकर उस पर चालान काट दिया जाता था, लेकिन अब इस नियम को बदल दिया गया है। एडीजी ने निर्देश जारी किया है कि अब HHD हैंड हेल्ड डिवाइस से ही अब किसी का चालान आप काट सकते हैं, जो कि पुलिसकर्मी के यहाँ लेफ्ट साइड में यहाँ पे कैमरा लगा रहता है, उसी से अब आप चालान काट सकते हैं, जिसमें डेट एवं टाइम स्पष्ट रूप से दिखाई पड़े। लेकिन अब देखना होगा कि ये जो नियम लागू किया जा रहा है, ये तो नियम तो लागू कल से हो चुका है पूरे बिहार के लिए, आम जनता के लिए भी राहत भरी खबर है। अब देखते हैं कि ये कितना सक्सेसफुल होता है और चालान काटने में क्या आम जनता को जो परेशानी होती थी उससे कितना सुविधा हो रहा है। कैमरा पर्सन अजय के साथ देव प्रकाश, JK 24/7 न्यूज़, पटना। आज सिटी रिपोर्टर में अहम खबर है। अखिलेश यादव ने कल ऐलान कर दिया, समाजवादी पार्टी ने ऐलान कर दिया कि दिल्ली में हम आम आदमी पार्टी का समर्थन करेंगे। वहीं दूसरी तरफ अजय राय प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऐलान हुआ कि मिल्कीपुर विधानसभा में वो अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा करेंगे और वो समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव का समर्थन करेंगे। ये कैसी लीला है, ये कैसा खेल है समर्थन का कि एक तरफ समाजवादी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ मंच साझा करेगा और प्रचार करेंगे, दूसरी तरफ मिल्कीपुर में कांग्रेस और सपा मिलकर चुनाव लड़ेंगे। ये कैसी दो रुख की राजनीति दोनों गठबंधन में नजर आ रही है। वहीं बीजेपी के कई राष्ट्रीय लेवल के नेता एवं विधायक, मंत्रीगण ये कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। ये कौन सा खेला है अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी के बीच में कि प्रदेश में तो एक हैं मगर दूसरे प्रदेश में अलग हैं, अलग अलग राहें दूसरे प्रदेश में, और मिल्कीपुर पर एक स्टेज पे दोनों पार्टियां। ये किस तरह का गठबंधन है। वहीं पे इंडिया गठबंधन लगातार एनडीए घटक दलों पर प्रहार करता हुआ नजर आता था। आज इंडिया गठबंधन खुद सवालों के घेरे में है कि उत्तर प्रदेश में एक है, दिल्ली में अलग अलग। कैमरा पर्सन रजा अब्बास, लखनऊ, JK न्यूज़। – 2023 में निकाली गई सिपाही की भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चल रही है और यही प्रक्रिया राजधानी लखनऊ के रिजर्व पुलिस लाइन में की जा रही थी। तभी वहां पर हर्षित मिश्रा जो अभ्यर्थी था पुलिस सिपाही 2023 का, उसको मार्कशीट, फर्जी मार्कशीट लगाने के मामले में हिरासत में लिया गया है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर महानगर थाने के दरोगा सुरेश चंद आज़ाद के तरफ से FIR महानगर कोतवाली में दर्ज कराई गई है। अब इस पूरे मामले को लेकर अधिकारियों ने विशेष सतर्कता और जांच के निर्देश दे दिए गए हैं। हालांकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ समय में अगर गौर करें तो भर्ती को पारदर्शिता बनाने के लिए सरकार पूरी तरह से कर्तव्यबद्ध है, लेकिन तमाम ऐसी घटनाएं उजागर होने पर उन अभ्यर्थियों के लिए मुसीबत होती है जो कड़ी मेहनत करके इस पुलिस परीक्षा के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। हालांकि इसको लेकर सरकारें दावा जरूर करती हैं कि इस भर्ती को निष्पक्ष किया जाएगा, लेकिन इस तरह की सेधमारी से बचने के लिए कहीं ना कहीं सरकार को व्यापक प्रबंध करने होंगे। कैमरामैन जुबेर के साथ उमेश मिश्रा, JK न्यूज़, लखनऊ।